अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और हालात और वाक़ात में सियासत भी है, हालात में हालात की मार भी है और तामीर व तरक्की भी है। लेकिन शुरुआत हालात की मार से। कश्मीर में गोलियां चलने का सिलसिला, ग्रेनेड फेंकने का सिलसिला आज भी जारी रहा। और पुलवामा के गोंगो के इलाके में सुबह सुबह बताया जाता है कि फोर्सेस की एक टुकड़ी पर हथगोला फेंका गया और जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ। गोंगो पुलवामा और इस सारी सूरत के दौरान यहां ट्रैफिक भी हाल्ट हुआ और उसके साथ साथ फोर्सेस के एडिशनल ट्रूप्स भी बुलाए गए, इलाके का कॉर्डन किया गया। काफ़ी देर तक ये सूरत बनी रही, ताहम शाम गए तक खबर यही आई कि कोई आमना सामना नहीं हुआ। ये सूरत का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पे चलेंगे जो ज़रूरी बनती है बात बड़ी खबर की। और कह सकते हम कि सियासत के मैदान में कई और परवान भी चढ़ना पड़ेंगे। कश्मीर में कभी क्रिकेट स्कैंडल हुआ था और कभी उस क्रिकेट स्कैंडल में बड़े नाम भी आए थे, तब वाविला भी हुआ था और सियासत के गलियारों में बड़ी दूस या यूँ कहें तो बड़ी चहल पहल भी हुई थी। इल्ज़ामात लगे थे और इल्ज़ामात के साथ साथ ये भी कहा गया था कि ताकत या यूँ कहें पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है। इल्जामात के कटघरे में साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आया था। और फिर उसी क्रिकेट स्कैंडल में जब नाम आते गए, कुछ अदालती अहकामात भी सामने आए, कुछ तारीखें भी लगी। लेकिन इन्हीं तारीखों के बाद 5 अगस्त 2019 का वाक़ा, लेकिन उससे पहले अचानक ईडी की रेड पड़ती है और ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पूछताछ की, बुलाया और फिर मामला खामोश हो गया। ये 2019 का वाक़ा क्योंकि खामोश मामला तब हुआ जब यहाँ पे 5 अगस्त की तारीख बदली और उस तारीख के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन आज अचानक फिर वही जिंदा हुआ और वही मामला देखने को मिला। श्रीनगर के राजबाग के इलाके में ईडी के दफ्तर के बाहर चहल पहल थी, खूब मीडिया आ पहुंचा था और मीडिया के पहुंचने की वजह यही थी, बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो उसके साथ ही जब अंदर गए तो फिर बाहर चिमेगोइयाँ हुई, अफवाहें चलने लगी, कुछ खबरों की तस्दीक भी होने लगी और कुछ खबरों की तस्दीक के साथ साथ पूछा जाने लगा, टाइमिंग पर सवाल उठने लगे कि आखिर ये क्यों। टाइमिंग का सवाल पहला यही हुआ कि फारूक अब्दुल्ला से पहली पूछताछ तब हुई जब कश्मीर में 5 अगस्त की तारीख बदली गई और फिर आज की दूसरी तारीख पर यह भी बताया जाने लगा कि परसों ही फारूक अब्दुल्ला ने ग्रैंड अलायंस की बात की है, सभी पार्टियों को मुत्तहिद किया है। तो कहीं न कहीं सवालात तारीख के हवाले से उठने लगे और टाइमिंग और तारीख के सवालात के हवाले से पहला सवाल फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में उठाया और फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में यह भी लिखा कि टाइमिंग और हालात बता रहे हैं कि मरकज़ी सरकार कश्मीर की सियासत को डुबोने के लिए या यूँ उनके इल्ज़ामात में कहें कि हालात के हवाले से कश्मीर में एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही है। मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम और मिसालें पुरानी देने लगी और पुरानी मिसालों में ये भी बताया जाने लगा कि कभी मरकज़ी वज़रा के साथ भी इस तरह के वाक़ात पेश आए थे और अब मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को ईडी का आज का बुलावा भी उन्हीं हालात का एक हिस्सा है। लेकिन इस सारे के बीच में फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी का भी रिएक्शन आया और पीडीपी ने भी रिएक्शन करते हुए इसी तरह के खदशात का इजहार भी किया। याद थोड़ा दिलाना चाहेंगे, ईडी ये मामला यानी क्रिकेट स्कैंडल का मामला उस वक्त सामने आया था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी और अभी पीडीपी की सरकार का वर्जन आ ही रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्जन भी आया और वर्जन में यही बताया गया कि मामला संगीन नहीं बल्कि रंगीन बनाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ श्रीनगर के राजबाग के इलाके में, लेकिन इसी पूछताछ के साथ कश्मीर में छापामारियों का एक सिलसिला बहुत पुराना है। हालात की छापामारी यहाँ होती रहती है, इन्फोर्समेंट के साथ साथ NIA की छापामारी भी होती रहती है। लेकिन कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से भी एक छापामारी होती है जिससे कहा जाता है कि जिसे ACB छापामारी कहा जाता है। ACB की छापामारी के सिलसिले में अक्सर लोग अब ये भी कहते हैं कि कश्मीर में जहां पहले ही ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लगभग 90% अफसरान काम न करते हुए कश्मीर में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन फिर जो 10% की ब्यूरोक्रेसी यहाँ काम कर रही है उसको भी हर वक्त खदशा रहता है कि कहीं ACB की छापामारी ना हो जाए और इस वजह से वो भी पिछले कई दिनों से किसी भी
फाइल पर दस्तखत करने से पहले 100 बार बहाना करते हैं, 100 बार सोचते भी हैं। कहते हैं कि जहां काम हो वहां मामूली वाक़ात में खुर्द बुर्द हो सकते हैं, क्योंकि खुर्द बुर्द कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क की हर रियासत में होता रहता है। लेकिन जब ख़तरा हो कि मामूली से खुर्द पुर्द कर भी पूछताछ हो, इंक्वायरीज़ हो, फाइलें रोकी जाई हों, फाइलों की छापामारी हो, तो फिर वो सब अफसरान जो है वो इन दिनों काम करने से भी हिचकिचाते हैं और कुछ को तो बहाना मिला है। किसी से भी बताइए काम के सिलसिले में तो बताता है कि क्या करें, अभी एसीबी आ रही होगी, कैसे क्या फ़ायदा अपने आप को ख़तरे में डालने का। ये यूजुअली कहा जाता है और अक्सर लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि कम अज़ कम अगर एसीबी कहीं छापामारी करी है तो उसके हवाले से, उस दफ्तर के हवाले से पहले तशहीर ना की जाए कि उनकी फ़ाइलें ज़ब्त की गई हैं, उनका सब कुछ हो रहा है। उससे लोगों में खौफ हरास पैदा हो जाता है, उन अफसरान में खौफ हरास या यूँ कहें बहाना मिल जाता है उन्हें काम ना करने का। ये एसीबी की छापामारी के हवाले से लोगों में सवालात, लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में हमारे यहाँ बहुत कुछ उल्टा होता रहता है। करप्शन के इल्ज़ामात तो पुरानी कहानी है, लेकिन इन दिनों एक नया मामला भी है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में खफ्तन फ़कीर हुआ करते थे। बताया जाता है कि खफ्तन फ़कीर तब थे जब यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का राज चलता था, और उसके बाद नाबिद भी आए, इख्वान भी आए, सईत भी आई, तुजी भी आई। ये सब मामला जो है वो कश्मीर के हालात में पैदा हुए, और फिर कहा जाता है कि 90 के अशरे में जब कोई कुछ न बन सका तो नाबिद ज़रूर बना। कश्मीर के इस नाबिद कल्चर में कश्मीरियों को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, कई नाहकों का खून भी बहा। और उसके बाद कहा यह भी जाता है कि जब इस नाबिद कल्चर को कुछ मौका ज़मीन पे न मिला, सियासत परवान चढ़ने लगी, तो उन्होंने भी सियासत की बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। और फिर जिसको सियासत में जगह इधर न मिली उसके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले थे, और बीजेपी में उन लोगों को जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था बड़े बड़े पद भी दिए। फिर उन पदों का गैर कानूनी या यह कि ऐसा इस्तेमाल होने लगा कि फिर नाबिद कल्चर यहाँ जिंदा होने लगा है। इन दिनों श्रीनगर में कुछ ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं जो हमें नहीं बल्कि कश्मीर के हर किसी शख्स को परेशान करने की बात। ये कल शाम ही की बात है। श्रीनगर के बटमालू के इलाके से एक जिप्सी गुजर रही थी, और ये जिप्सी श्रीनगर के बिमना के इलाके की तरफ जा रही थी, और इस जिप्सी में सायरन बज रहा था। हमारे कान खड़ा हुए कि सायरन और श्रीनगर के से बाहर की तरफ जाते हुए क्यों बज रहा है जिप्सी में। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई इमरजेंसी हो, तो बाहर से अंदर अस्पताल की तरफ आ सकता था। तो यही मालूम करने के लिए हमने भी तेज़ गाड़ी चलाई और हम इस जिप्सी के नज़दीक पहुँचे। खिड़की से सर निकाला, ड्राइवर से पूछा, साहब आप क्यों सायरन बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मसूदी साहब पीछे ली गाड़ी में आ रहे हैं। हम भी बड़े परेशान हुए, क्या ये मसूदी कौन है? कोई चीफ जस्टिस तो नहीं है, कोई रियासत का एलजी तो नहीं बदल चुका है, मसूदी नाम का कोई एलजी तो नहीं आ चुका है। तो हमने पीछे देखा, उस जिप्सी के पीछे एक वेस्ट बंगाल WB नंबर की गाड़ी आ रही थी, और उसमें बीजेपी का एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम मसूदी है, श्रीनगर के HMT के इलाके में रह रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से जिप्सी सायरन इसलिए बजा रही थी ताकि रास्ता साफ़ हो, मसूदी साहब की गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाए। हमारे कान खड़ा हुए तो हमने HMT के इलाके में लोगों से बात की, तो HMT के इलाके में लोगों ने बताया कि मसूदी साहब तो बड़े आदमी हैं, सरकार ने उन्हें सायरन वाली गाड़ी दे रखी है, और सुबह जब वो निकलते हैं तो पूरे इलाके में सायरन बजा बजा के सबकी नींद भी हराम करते हैं, और रात देर गए जब वो इलाके में वापस आते हैं तो वहाँ पर भी सबकी नींद हराम होती है। आखिर ये सायरन का कल्चर इस लोगों को किसने दिया, ये हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि सायरन कानून के मुताबिक वही बजा सकता है जिसके पास सरकार का हुक्मनामा हो। तो क्या बीजेपी के एक वर्कर को, जिसको फिलहाल हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा ओहदा भी नहीं हो, वो कैसे सायरन बजा सकता है? और इस सायरन बजाने की इजाज़त उन्हें किस ओहदेदार ने दी है? सवाल हम भी पूछ रहे हैं, सवाल लोगों का है, क्योंकि सायरन बजाना एम्बुलेंस बजा सकती है, स्टेट का चीफ जस्टिस बजा सकता है, गवर्नर भी बजा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बजा सकता है, लेकिन बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट सायरन वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सवालात तामीर और तरक्की के भी हैं, और तामीर और तरक्की के सवाल में सरकार की एक पहल बैक टू विलेज, जिसे हम कह सकते हैं किसी हद तक कामयाब भी कहा जा सकता है। कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि कोई भी काम तभी कामयाब हो सकता है जिसमें पैसा हो, और सरकार इस वक्त सरकार के ख़जाने खाली हैं, इसलिए तामीर और तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी श्रीनगर में माई टाउन माई प्राइड के दौरान हमने देखा कि लोग अच्छी खासी तादाद में आए हुए थे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की एक बड़ी काविश और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क से लेकर शहर खास और दूसरे इलाकों में आज के प्रोग्राम के दौरान लोगों की अच्छी खासी तादाद ये साफ बयान कर रही थी कि वो तामीर और तरक्की के हवाले से काफ़ी जुस्तजू कर रहे हैं। श्रीनगर में लगे आज के इन मेलों के दौरान स्टॉल्स में ज़्यादा भीड़ सिर्फ उन स्टॉल्स पर थी जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेटें बनाई जा रही थी, खासतौर पे डोमिसाइल का बड़ा रश था और उसके बाद दूसरा नंबर आरटीओ महकमे के स्टॉल्स पे था। बाकी स्टॉल्स पे उतना खासा रश तो नहीं था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद और इंतज़ामिया की भरपूर कोशिश और पहल से लोगों में कहीं न कहीं सरकार के पहुँचने तक की उम्मीद भी नज़र आ रही थी। और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में आज के लगे स्टॉल के दौरान श्रीनगर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी खुश थे, जिस तरह से लोगों का वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि आमद हुई थी। और उसके साथ साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली भी खुश थे, क्योंकि श्रीनगर में आज जो कुछ भी हुआ उससे देख के यही कहा जाता था कि सरकार सब दरवाजों तक पहुँच रही है। शहरों में अब किया जा रहा है अर्बन आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें लोगों के ग्रीवांसेस भी सुने जाएंगे, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके तहत उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। डिफरेंट बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम है, बैंक के साथ लिंकेज है, जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स में कवरेज है, उसके अलावा जो ग्रीवांसेस हैं लोगों के उनको एड्रेस करने के लिए और उनकी तरफ से डिमांड्स लेने के लिए, जो कि एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मेन पिलर है। और इम्पॉर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक आउटरीच का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, उनसे फीडबैक लेने का, उनसे कनेक्ट करने का। और श्रीनगर सिटी में आज 8 लोकेशन पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कल के दिन भी ये प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारी मीटिंग्स भी इसमें शेड्यूल्ड हैं जहाँ पे लोगों की फीडबैक भी ली जाएगी। हमने 8 जगह यहाँ पे मुकर्रर की हुई हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ शेर कश्मीर पार्क में, यहाँ भी विजिटिंग ऑफिसर बैठे हैं इस वक्त और लोगों की डिमांड्स जो हैं वो सुन रहे हैं और वक्त पे, और साथ में वहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनने स्टॉल्स लगाए हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं या बाकी अपने जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं वो दिखा रहे हैं, लोगों को ज़हनियाब कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हर डिपार्टमेंट कैसा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में या शहर श्रीनगर में काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और साथ में विजिटिंग ऑफिसर मौके पे ही इनका निपटारा करेंगे। तो मेरी सबसे मौदबाना गुजारिश है शहरी श्रीनगर के वासियों से कि वो आएँ इन कैंप्स में अपने अपने जगहों पे और इसका फ़ायदा उठाएँ। सरकार का बैक टू विलेज के बाद माई टाउन माई प्राइड, और इसमें सरकार की कोशिश, और ये कोशिश हर जगह आज साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। वो शहरी इलाका हो, देहाती इलाका हो, लेकिन हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज बेहतर अंदाज में लोग पहुंचे हुए थे और सरकार भी बेहतर अंदाज में लोगों से मिल रही थी। बारामूला का नज़ारा भी कुछ ऐसा था और साउथ कश्मीर से भी कुछ ऐसा नज़ारा था। बारामूला में ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी खुश थे, पट्टन में भी खुशी थी और पांपोर से लेकर दूसरे इलाकों में भी जश्न देखने को मिला था। बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। जान साहब, टाउन माई प्राइड की बात करता हूँ जी। बैक टू विलेज के कार्यक्रम कल हुए थे और ये जरूरत महसूस की जा रही है माई टाउन माई प्राइड भी म्यूनिसपैलिटीज और नगर पालिकाओं में भी विकास के काम होने चाहिए। उसी अभियान के अंतर्गत में आज बारामूला आया। 2014 के फ्लड में यह हमारा पुल SRTC ब्रिज के नाम से जाना जाता है, डैमेज हुआ था। आज यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे थे इसको इनाग्रेट करने के लिए, वो आए इधर। मगर एक अफसोस है, हमारा बारामूला के आवाम का एक अफसोस है ये कि हमें इस बात का एक अफसोस है कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई बात नहीं की। जो हमारी डिमांड्स थी, या हमारी सबसे बड़ी डिमांड है जो हमारा वो हॉस्पिटल, ओल्ड टाउन का हॉस्पिटल जो बारामूला के बिल्कुल करीब था, नज़दीक था, जिसकी हमें ज़रूरत थी, उसको वाइंड अप किया गया, जबकि वो वाइंड अप नहीं होना चाहिए था। हमारी गुजारिश यही है कस्बे बारामूला के लोगों की, मदर एंड चाइल्ड केयर ओल्ड हॉस्पिटल को रेस्टोर किया जाए। बैक टू विलेज में लोगों की खुशी और उसके बाद माई टाउन माई प्राइड में भी लोगों का उमड़ आना साफ बयान करता है कि लोगों के मसाइल बहुत हैं और उन मसाइल का हल वो चाहते हैं, और इस तरह की कोशिश से किसी हद तक मसाइल का हल भी हो सकता है। और गांव देहात यानी कस्बा देहात में हर जगह पे आज लोगों की भीड़ और इंतज़ामिया के बीच में कहीं गर्म गुफ्तारी भी देखने को मिली, लेकिन बात गर्म गुफ्तारी से लेकर दूसरे मामलात में सिर्फ तामीर और तरक्की की थी।
almost 99% complete, and I have released 20 lakh rupees. उनको कहो डेवलपमेंट जनाब रोहित कैंसल गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट चीज है पब्लिक ग्रीवेंसेस। आपने से हमने बात की, लोगों के मुतालबे सुने, लोगों की मिसाइल सुने, और हमारा मकसद सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, ये वाइब्रेंट हो जाए, पब्लिक जो है खुद एम्पावर हो जाए। आप जानते हैं कि पिछले महीने हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया था, तो बैक टू विलेज में जिस तरह हमने कोशिश की थी कि रूरल ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पंचायत हैं, बीडीसीज हैं, वो एम्पावर हो जाएं, इसी तरह उसका इक्विवेलेंट हमने ये कस्बे और शहरों के लिए किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पे अवाम ने पार्टिसिपेट किया और ज़बरदस्त उन्होंने अपनी बातें कही, हमारी बातें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अवाम के नज़दीक आएगी, अवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक आएगा, और मुश्तरका तौर पे चलते हुए हम बहुत सारे मसाइल हल कर पाएंगे। चलिए नाजरीन, अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। कोविड हुआ था, दुनिया को बदल के रखा, रोक के रखा, थामे रखा, और उस दौरान मसाजिद में नमाज भी नहीं हो सकी, मजहबी तकरीबात भी नहीं हो सकी, और सियासी जलसे भी नहीं हो सके। लेकिन अब कोविड किसी हद तक कम होता जा रहा है, और उस सारे के बीच में कुछ SOPs के तहत मजहबी जो फंक्शंस हैं उनकी इजाज़त है, और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी तकरीबात अब श्रीनगर में शुरू हो चुके हैं। और दरगाह हज़रत बल में मेरे साथी इरफान फाजिल ने आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का जायज़ा लिया। कुछ इस तरह से हालात वहाँ के बयान किए। चूँकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह तमाम आलम में और ख़ासकर कश्मीर में। चूँकि दरगाह आलिया हज़रत बल का मैं बात करूँगा कि हमने मुकम्मल तौर इंतज़ामात रखे हैं, कि हमने मुकम्मल तौर ऐलान किया कि मुकम्मल मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क के बगैर नहीं आना है, घर से निकलना है तो मास्क ला के आना। और शुक्र है अल्लाह का, लोगों ने मुकम्मल तौर ताउन दिया, और लोगों ने मुकम्मल अच्छे तरीके से, और डिस्टेंस भी अच्छे तरीके से रखी गई, कोई परेशानी नहीं, अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल शुक्रिया अल्लाह का है कि अच्छे तरीके से लोग अच्छे तरीके से आते हैं और सर्व सुजूद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 दिन की तकरीब और 12 दिन के खुसूसन इन दिनों को लेकर बात करें तो किस तरह का प्रोग्राम दरगाह शरीफ में रहेगा? सुबह सवेरे नमाज फजर 6 बजे हमने शुरू करनी है, शुरू करते हैं 6 बजे नमाज फजर के बाद मुख्तसर तौर अवरादी फ़ातिहा और मौलूदी मसूद या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस आरास्ता होती है। हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आज भी सवेरे आए तो फैज़याब होते हैं, बिल्कुल सर्व सुजूद होते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं कि हमें इस वबाई बीमारी से नजात दिलाए। पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस पैंडेमिक और उसी पैंडेमिक को लेकर कह सकते हैं कि लगातार केसेस की तादाद, और इस बीच हम कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में दरगाह हज़रत बल में जी हाँ पूरे मुकम्मल तौर पर तैयारी। रबीउल अव्वल के साथ साथ बात करें तो जश्न मीलाद को लेकर, जश्न मीलाद की आमद जो ही शुरू हो जाती है तो वादी कश्मीर के साथ साथ दरगाह हज़रत बल में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल। मगर इस पर कोरोना वायरस और पैंडेमिक की हालत की वजह से SOP गाइडलाइंस को लेकर सरकार ने जो मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम रखा है, लोग उस पर पूरी तरह से मुकम्मल एहतियात बरत रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हो या ज़मीनी सतह पे मार्केट के मामलात, कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की मार में इस वक्त हर कोई मार दिखाई दे रही है। फिलहाल साथ ही साथ इंतज़ामिया का भी ये भी मानना है कि हर साल जो एक प्रोग्राम रहता था उस प्रोग्राम में कमी भी आई है, मगर मुकम्मल हम अल्लाह ताला की सर्व सुजूद होके इस दरबार में यही दुआ करेंगे कि इस कोरोना वायरस से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK24/7 कश्मीर। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।